वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय PT 2022 के ठीक पहले हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है लक्ष्य PT 2022, जिसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं और अब बारी है आर्ट एंड कल्चर की। तो आइए जल्दी से पिछले एक साल में आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई कौन सी खबरें चर्चा में रही हैं वो देखते हैं और उनके बेस पर क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के सवालों के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कथक के बारे में। कथक को लेकर क्यों चर्चा हुई? क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ जनवरी 2023 में, इसी साल 2022 में, जनवरी 2022 में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ। इस वजह से कथक के बारे में आपको जानना चाहिए। एक और बात जानना चाहिए कि श्री मुन्ना शुक्ला ये भी कथक से ही इनका ताल्लुक था। इनका भी निधन हुआ। 12 जनवरी को इनका निधन हुआ और 16 जनवरी को बिरजू महाराज जी का निधन हुआ। ये दोनों लोग एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, बेसिकली लखनऊ घराना से बिरजू महाराज जी का संबंध था। लखनऊ में कालका बिंदादिन ठीक है, लखनऊ घराने से कालका बिंदादिन कहते हैं। कालका और बिंदादिन ये दोनों लोग पूर्वज थे बिरजू महाराज के। आपने और भी कई सारे नाम सुने होंगे जैसे शंभू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है, तो ये लोग चाचा थे बिरजू महाराज के और बिरजू महाराज के जो पिताजी थे अच्छन महाराज। तो ये सारा घराना इसी तरीके से डेवलप हुआ है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1964 में बिरजू महाराज को और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो ये दो फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और एक कथक केंद्र दिल्ली में है जो कि यूनिट है संगीत नाटक अकादमी का। उसके रिटायरमेंट मतलब अपने रिटायरमेंट तक 1998 तक बिरजू महाराज उसके डायरेक्टर रहे और हेड ऑफ फैकल्टी रहे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बिरजू महाराज जी के बारे में जानना है। ठीक है, और मुन्ना शुक्ला जी का भी नाम याद रखना है कि इनका संबंध किस चीज़ से है? कथक से। ठीक, आइए अब आपको जानना है कथक नृत्य के बारे में। कथक नृत्य, कथक का मतलब ही होता है स्टोरी टेलर, कथा कहने वाला। ठीक है, तो कथा शब्द से बना हुआ शब्द है कथक और कथक का मतलब है कथा कहने वाला या फिर स्टोरी टेलर। उत्तर भारत के कलाकारों की वजह से इसको प्रसिद्धि मिली और ख़ास तौर पर ये पूरा उत्तर भारत में ही इसका फैलाव रहा। ऐसे भी सोचिएगा कि 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांस जो माना जाता है, उनमें उत्तर भारत से ताल्लुकात कथक का ही रहा है। ठीक है, हिंदू नाट्य शास्त्र से कथक की जानकारी मिलती है और नाट्य शास्त्र का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए किसका नाम? भरत मुनि जी का। ठीक है, 400 BC इसमें इसकी जानकारी मिलती है कथक की। नाट्य शास्त्र में डांस को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो है नृत्य और दूसरा है नृत्य। नृत्य में क्या होता है? हैंड मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, भाव भंगिमा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और नृत्य में एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो शुद्ध नृत्य जिसको कहेंगे वो है नृत्य। ठीक है, नृत्य में क्या होगा? हाथ के हैंड मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये सब आपको सिर्फ इसलिए जानना है ताकि सब कुछ याद ना करना पड़े, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं। ठीक है, तो नृत्य और नृत्य में जो अंतर है उसको ध्यान पर रखिए। नृत्य मतलब शुद्ध नृत्य जिसमें हैंड मूवमेंट और भंगिमाओं पर ध्यान दिया जाता है, जबकि नृत्य जो एक्सप्रेशन पर भाव पर ध्यान दिया जाता है वो है नृत्य। वैष्णव संप्रदाय के प्रसार के साथ
15वीं सदी का समय था जब ये भक्ति आंदोलन का पूरा जो दौर था और वैष्णव संप्रदाय का जब प्रसार हुआ, तो कथक का भी काफ़ी विकास हुआ। और रासलीला का विकास कथक में कहाँ होगा? मथुरा वाले रीजन में, यानी ब्रिज क्षेत्र में कथक में रासलीला का विकास हुआ। अब आइए मुगल काल में। मुगल काल में मंदिर के अलावा कथक दरबार, मंदिर के अलावा कथक पहुंच गया दरबार तक। मतलब मुगल काल में कथक को काफ़ी प्रश्रय मिला। और मुस्लिम शासन में जिस बात पर जोर दिया गया है वो है नृत्य और नृत्य। हमने दो चीज़ें देखी थी, तो नृत्य पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया मुस्लिम शासन में। तो आखिरी नवाब जो अवध के थे वाजिद अली शाह, उनके समय को माना जाता है कि कथक के लिए ये समय गोल्डन एज ऑफ कथक था, स्वर्णिम युग था। किसके? अवध के आखिरी नवाब के समय 19वीं सदी में। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान पे रखना है। वाजिद अली शाह ने भी भाव पर जोर दिया और लखनऊ घराने की स्थापना की। ठीक है, इसी लखनऊ घराने से ताल्लुकात इन लोगों का है, बिरजू महाराज और मुन्ना शुक्ला जी का। भाव में क्या होना चाहिए? भाव में मनोदशा, मन की दशा और इमोशन का प्रदर्शन होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ लेता है, जैसे त्रिभंग के बारे में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली भी जानना चाहिए। ठीक, जिसमें शरीर का वजन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, दोनों अक्षों पर होता है। एक्स और वाई आपने पढ़ा है ना, कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों अक्षों पर शरीर का वजन होता है। इस इमेज से अगर आप देखिएगा कि शरीर का वजन इधर भी और इस तरफ भी। ठीक है, जमीन से पैर के संपूर्ण संपर्क को तवज्जो दी जाती है, मतलब ज़्यादा कोशिश की जाती है कि ज़मीन, कथक अगर कभी आपने देखा होगा, डांस करते हैं लोग जब, तो पूरे पैर को ज़मीन पर मारते हैं। ठीक है, तो पूरा कांटेक्ट रखा जाता है। और शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई मोड़ नहीं दिखेगा, जैसे घुटने नहीं मुड़े होंगे, शरीर का कोई हिस्सा मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। और इस तरीके से बॉडी पोस्चर होता है इसमें। तो जब शरीर के ऊपरी हिस्से में मोड़ नहीं होगा, घुटने नहीं मुड़े रहेंगे, तो धड़ में मूवमेंट्स कैसे होगा? पूरा का पूरा शरीर मूव कर रहा होगा और वो तय होगा शोल्डर लाइन के मूवमेंट से। ठीक है, ये छोटी मोटी टेक्निकल चीजें हैं। अब कुछ खास बातें। फुटवर्क इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज फुटवर्क होता है। शुद्ध नृत्य पर ध्यान ज्यादा है। ठीक है, टुकरा, टोरा और पराग। आप यहां सोच रहे होंगे कि यहां नृत्य पर ज्यादा ध्यान है, उधर भाव पर ज्यादा ध्यान है। बेसिकली नृत्य पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन मुगल काल में और मुस्लिम शासन के दौरान नृत्य और भाव पर ज्यादा जोर दिया गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टुकरा, टोरा और पराना, ये बेसिकली इसके प्रमुख आलाप हैं। अलग अलग आलापों का नाम है टुकरा, टोरा और पराना। और जब डांस करते हैं इसके डांसर्स, तो एक खास सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, उस सीक्वेंस को बोलते हैं थाट। ठीक है, तो ये क्या है? सीक्वेंस है, डांसर्स के सीक्वेंस। थाट में क्या होगा? गर्दन, भौं और कलाई की ग्लाइडिंग की जाती है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट ग्लाइडिंग की जाती है, तो उस पूरे सीक्वेंस को हम कहते हैं थाट। और यहाँ एक पिक्चर है, ऐसे ही ध्यान पे रखिएगा, ये अंगिका अभिनय की तस्वीर है। ठीक, चलिए, कथक से जुड़ी कुछ शब्दावलियां हैं, जिसमें ठुमरी आपने जरूर सुना होगा, भजन और दादरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि जितने अच्छे वो डांसर थे, उतने ही अच्छे गायक भी थे। ठुमरी खुद गाते थे, उतना ही अच्छा तबला बजाना भी जानते थे। तो हर चीज़ में महारत हासिल था और एक बड़ा लॉस
इंडिया के लिए है उनका जाना। ठीक है, तो ठुमरी, भजन और दादरा कभी पूछ दे कि किस नृत्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? कथक से जुड़ी हुई शब्दावली है और खास करके नॉर्थ इंडिया ही में ही चलता है। ठीक है, अब कुछ नाम याद रखिए। घराना, जयपुर, बनारस, लखनऊ और रायगढ़ घराना। जयपुर घराने में प्रसिद्ध हस्ती भानु जी, बनारस घराने में जानकी प्रसाद, लखनऊ घराने में ईश्वरी प्रसाद और राजा चक्रधर थे रायगढ़ घराने से। तो ये जो प्रमुख हस्तियां हैं, कई बार ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये सब समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, भारत में अन्य शास्त्रीय नृत्य जनरली 7 और देख लेंगे और एक कथक तो हो ही गया। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल। अब सवाल है कि इसको याद कैसे रखा जाए। ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो छऊ का भी जिक्र आता है उसमें। ठीक है, छऊ को भी नृत्य में माना जाता है। तो ऐसे याद रखने के लिए कुछ करते हैं। आपको 2 लोगों के नाम याद रखने हैं, भरत और मोहिनी। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मोहिनी और एक इंपॉर्टेंट नाम है भरत। मोहिनी की एक्सपर्टीज है कथकली। ठीक है, और मोहिनी का रहना होता है भारत के निचले हिस्से में, कहां? केरल में। ठीक है, जबकि भरत तमिलनाडु में रहते हैं। ठीक, इसमें आपको सिर्फ कंफ्यूजन कहां होता है कि मोहिनीअट्टम नाम से आपको ये लग सकता है कि मोहिनीअट्टम कहीं तमिलनाडु का तो नहीं है और भरतनाट्यम कहीं केरल का तो नहीं है। इस कंफ्यूजन को सीधे सीधे मिटाना है इस तरीके से कि मोहिनी का संबंध हमेशा केरल से समझना है। मोहिनी का रहना ही केरल में होता है और कथकली एक्सपर्टीज है। इसका मतलब ये है कि मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल से संबंधित है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो 2 तो ऐसे निकल गए, कथकली और मोहिनीअट्टम। एक और हिंट ये है कि जहां भी अट्टम आए तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये केरल की बात हो रही है, क्योंकि कई सारे लोकल डांसेस हैं केरल के जिनका इम्पैक्ट मोहिनीअट्टम पर भी है, उसमें अट्टम वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, भरत के बारे में आपने जान लिया कि ये तमिलनाडु में है, तो भरतनाट्यम बेसिकली तमिलनाडु का पार्ट हो गया। इन दोनों को इस तरीके से कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में मान लीजिए कि इन लोगों को अगर मिलना है भरत और मोहिनी को आंध्र प्रदेश जाके, तो आंध्र प्रदेश में यहां आपको मिलेगा कुचिपुड़ी। ठीक है, तो एक कुचिपुड़ी को निकाल दीजिए। अब 2 नाम आपको ऐसे ही राज्य के नाम से ही मिल जाएंगे, जैसे ओडिसी ओडिशा और मणिपुर। फिर आपको एक नाम याद रखना होगा, सत्रिया। सत्र कहते थे असम के मठ को और सत्रिया का संबंध है असम से। शंकर देव का नाम आपने सुना ही होगा, तो सत्रिया असम से है। तो सीधे सीधे ये बाइफर्केशन इस तरीके से कर लीजिए कि केरल में आपको मोहिनीअट्टम और कथकली, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, दोनों का स्कूल मान लीजिए है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी भरत और मोहिनी के। तो कितने डांस निकल गए? 1 2 3 और 4। और 2 नाम तो ऐसे हैं जो राज्य से संबंधित हैं, ओडिसी और मणिपुरी। तो कितने निकल गए? 6। अब बचा सत्रिया। कथक तो आप भूलेंगे ही नहीं, तो सिर्फ एक याद रखना है, सत्रिया असम से। ठीक है, कथक तो भूलने वाली बात ही नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य। इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जैसे वहाँ बिरजू महाराज जी का निधन हुआ था, वैसे ही
एक महान गुरु पशुमार्ती केशव प्रसाद जी का निधन हुआ। ये उनकी तस्वीर है, ठीक है, बहुत विख्यात इंसान। इनको भी संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। मुन्ना शुक्ला जी को भी संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं वो भी, ठीक है, जो कथक के लिए थे। बिरजू महाराज जी को तो मिला ही हुआ था, साथ ही पद्म विभूषण थे वो, और इनको भी संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका था, ठीक है। इनके बारे में बहुत नहीं जानना है, फिलहाल जानना है कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। कुचिपुड़ी, जैसा मैंने अभी कहा कि भरत और मोहिनी कहाँ जाकर मिले थे, आंध्र प्रदेश में, स्कूल जा रहे थे। तो कुचिपुड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, और इसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो 17th सेंचुरी के आसपास, 17वीं सदी के आसपास इसका विकास हुआ है। बेसिकली कुचिपुड़ी नाम आते के साथ आपको एक और नाम याद रखना है, यक्षगान, ठीक है। एक थिएटर आर्ट का फॉर्म है कि कुचिपुड़ी यक्षगान, ठीक है, उसी का डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। तो सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली को आगे ले जाने का काम किया। तो सिद्धेंद्र योगी एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिन्होंने यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली, तो कभी कभी कुचिपुड़ी यक्षगान भी आ सकता है, एक फॉर्म वो भी है, ठीक। इसमें होता क्या है, मंच पर संगीत और नृत्य एक साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो यक्षगान का मतलब क्या हुआ, संगीत आ गया, और कुचिपुड़ी शैली क्या है, प्योर डांस फॉर्मेट है। तो कुचिपुड़ी यक्षगान जैसे ही आपको याद होगा, और क्वेश्चन अगर आ गया कि इसमें संगीत का कोई रोल है कि नहीं, तो दोनों चीज़ें एक साथ की जाती हैं। अब ये आपने बहुत सुना होगा कि पीतल के थाल पर डांसर्स डांस करते हैं, ठीक है, और एक बैलेंस बनाते हैं, वो बेसिकली कुचिपुड़ी है। तो यहाँ देखिए, ये पीतल के थाल में जो उसकी परिधि है, जो कॉर्नर्स हैं, उस पर दोनों पैर रखकर और एक बैलेंस बनाया गया है, और सिर पर कलश रखकर जिसमें पानी भरा रहता है, ठीक है, और इस तरीके से इस डांस में बैलेंस बनाया जाता है। ये इमेज इसलिए याद रखिए कि वहाँ और कुछ याद ना आए, लेकिन मेरी कही हुई बातें याद आ सकती हैं और इमेज भी याद आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, फुटवर्क और शरीर पर अपने नियंत्रण का बहुत ही शानदार प्रदर्शन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बैलेंस किया गया है, इसमें तरंगम इसका नाम है, और इस नृत्य का अहम हिस्सा क्या है, तरंगम, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बैलेंस होता है ये। अब आइए भरतनाट्यम और कथकली। केरल में एक विवाद हुआ, वीपी मनसिया विवाद। तो भरतनाट्यम और कथकली की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम, केरल के वीपी मनसिया विवाद की वजह से। और वीपी मनसिया विवाद क्या है कि राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य महोत्सव में वीपी मनसिया को एंट्री नहीं दी गई, ये आरोप लगा उस आयोजन पर, और कहा गया कि इनको इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि ये गैर हिंदू थीं, ये मुस्लिम समुदाय से इनका ताल्लुक है, तो इस वजह से एंट्री न देने का आरोप लगा, और इस पर ठीक ठाक विवाद हुआ। तो जो वीपी मनसिया हैं, ये भरतनाट्यम भी बहुत अच्छा जानती हैं, कथकली भी बहुत अच्छा जानती हैं, और मोहिनी अट्टम भी बहुत अच्छा जानती हैं। इन तीनों में एक्सपर्ट हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमको सबके बारे में जान लेना चाहिए। चलिए, सबसे पहले भरत, आपको पता है तमिलनाडु, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। करीब 2000 साल पुराना ये डांस फॉर्म है, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र है। साथ ही नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण इसके जानकारी का प्रमुख सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, भरतनाट्यम के बारे में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो है ही जिसमें जिक्र है, और दूसरा नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण भी इसकी जानकारी का सोर्स है। इसकी खासियत ये है कि एकाहार्य के लिए मशहूर है। अब एकाहार्य क्या होता है, एक ही डांस परफॉर्मेंस में अलग अलग डांसर जो है वो अलग अलग भूमिकाएं अगर अदा करे तो उसको बोलते हैं एकाहार्य, ठीक है। एक ही डांस परफॉर्मेंस में नर्तकी अलग अलग भूमिकाओं को अदा करती है, तो उसको सिंगल परफॉर्मेंस में अलग अलग भूमिकाओं को कहते हैं एकाहार्य। और ये इसका जुड़ाव है प्राचीन देवदासी प्रथा से। अब होता क्या था कि लोग उस ज़माने में मंदिरों में अपनी बेटियों को दान कर दिया करते थे, और ये जो बच्चियां हैं, जो देवदासी प्रथा के बारे में आप जानते ही हैं, यही बच्चियां
भरतनाट्यम का डांस किया करती थी। तो देवदासी प्रथा से किसका जुड़ाव है? भरतनाट्यम का जुड़ाव है। चलिए, इसमें सबसे पहले एक प्रस्तुति होती है जिसको अलारिप्पू कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगी, अभी तो सुन लीजिए, सुनी हुई बातें भी बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, और एक आध बार देख लीजिएगा, टर्म्स आपको याद रहे और कंफ्यूज ना करें आप, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अलारिप्पू का संबंध किससे है? एक प्रस्तुति है अलारिप्पू, सबसे पहले होती है इसमें, और क्रमबद्धता का पालन किया जाता है भरतनाट्यम में। ठीक है, तो भरतनाट्यम में क्रमबद्धता किस तरीके से है, इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखिए, और यही क्रम भी है। सबसे पहले अलारिप्पू के बाद जाति स्वरम होता है, यानी शुद्ध नृत्य का एक छोटा सा हिस्सा जो कर्नाटक संगीत के किसी भी राग पर किया जा सकता है। क्या क्या हुआ? अलारिप्पू से शुरुआत हो गई, एक प्रस्तुति हो गई, फिर शुद्ध नृत्य का एक छोटा हिस्सा जिसको जाति स्वरम बोलते हैं, फिर शब्दम और वर्णम का नाम आता है। जाति स्वरम के बाद शब्दम और वर्णम होता है, और वर्णम इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वर्णम के बाद क्या होते हैं? कई तरह के अभिनय होते हैं, और उसके बाद तिल्लाना बोलते हैं समापन को, और मंगलम के साथ सभी तरह के प्रदर्शन को खत्म माना जाता है। तो क्या क्या टर्म्स है एक बार याद कीजिए। भरतनाट्यम के बारे में बात हो रही है, मान लीजिए कि भरत के ये सारे लोग दोस्त हैं, तो भरतनाट्यम में सबसे पहली प्रस्तुति होगी अलारिप्पू की, उसके बाद जाति स्वरम, जाति स्वरम के बाद शब्दम और वर्णम, वर्णम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद तिल्लाना के साथ समापन, और मंगलम के साथ पूरी तरह से खत्म। अब एक और वर्ड है जो याद रखिए कि भरतनाट्यम में संगीतज्ञों को क्या बोलते हैं? नत्तु वानर। ठीक है, नत्तु वानर। चलिए, कुछ प्रदर्शन देखिए तस्वीरों में। एक है अराई मंडी। हर डांस में आप देखेंगे कि एक बेसिक पोज आपको दिखेगा, तो अराई मंडी खड़े होने की का बेसिक पोज है जो इस तरीके से है। ठीक है, दूसरा अंगिका अभिनय सब में होता है, तो भरतनाट्यम का अंगिका अभिनय ये है, और तीसरा है अदावू। ये अलग अलग पोज हैं बेसिकली। ठीक, अराई मंडी का नाम याद रखिएगा, अराई मंडी भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। कथकली के बारे में जानिए। अच्छा, आपने टीवी पर देखा होगा या नहीं, हम लोग तो जब छोटे थे और तो दूरदर्शन ही चलता था ज़्यादा, तो उस समय एक डांस हुआ करता था जिसमें कोई मास्क पहनकर इस तरीके से और डांस करता था, नर्तक। ठीक है, ये इसका बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन है, मास्क का इस्तेमाल होता है, और इस डांस को कहते हैं कथकली। कथकली कहाँ बताया था मैंने? केरल में। ठीक है, केरल की स्थानीय पारंपरिक कलाओं, मैंने कहा था जितने अट्टम आए तो केरल याद रखिए, मोहिनी अट्टम केरल, और स्थानीय पारंपरिक कलाओं, कौन कौन से स्थानीय पारंपरिक कलाएं हैं इसमें? सिर्फ अट्टम याद रखिए, कुडियट्टम, कृष्णाट्टम, रमानट्टम, इन सब का कथकली पर प्रभाव है। और एक याद रखिए, चकियार कुत्थू। ठीक है, तो चकियार कुत्थू के अलावा ये 3 अट्टम भी याद रखिए जिनका प्रभाव कथकली पर है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों डांस करते हैं। नृत्य, संगीत, नाट्य और ड्रामा की कहानी, ये चारों एक साथ चलते हैं। ठीक है, नृत्य, संगीत, अभिनय यानी नाट्य, और साथ ही ड्रामा की कहानी, ये चारों एक साथ चलते हैं। और अंगिका, जो आपने देखा अंगिका अभिनय, उसी तरीके से अभिनय के कई हिस्से हैं। अंगिका, अहर्य, वाचिका और सात्विका, ये भी इसके अहम हिस्से हैं। ठीक है, इस नृत्य पर बलराम भारतम और हस्तलक्षणा दीपिका जैसी पुस्तकों का असर है। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज केवल सुने रहिए, ताकि सुनी हुई बातें भी आपको एग्जाम में स्ट्राइक करती हैं। तो बात हो रही है कथकली के बारे में, बलराम भारतम और हस्तलक्षणा दीपिका जैसी किताबें, इनका असर किस पर है? कथकली पर है। चलिए, एक इसको जो मैं बोल रहा था, ये है कलासम। ठीक है, कलासम का संबंध शुद्ध नृत्य से है। ठीक,
शुद्ध नृत्य से इसका संबंध है। और कलासम कहीं आ जाए तो इसको किससे एसोसिएटेड है? ये कथकली से एसोसिएटेड है। इसमें कलाकार को अपने सभी कौशल दिखाने का मौका मिलता है। और कलासम की तस्वीर ये है जो मैंने कहा कि टीवी पर अक्सर हम लोग देखते रहते थे। इसमें ऊंची छलांग लगाई जाती है, खूब तेज़ी से मुड़ना होता है, कूदना होता है और लयबद्धता, ये सब इसकी खासियत है। कभी गूगल पर डालिएगा कथकली कलासम तो आपको मिल जाएगा। अब कथकली की शुरुआत जो होती है वो होती है केलीकुट्टू से। और इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसमें वाद्य बजाए जा रहे हैं, एक एम्बियंस बनाया जा रहा है और उसके बाद शुद्ध नृत्य होता है, नृत्य होता है, उसको क्या कहते हैं? पुरापादु। ठीक है, तो केलीकुट्टू जो है वो बेसिकली एम्बियंस बनाया गया, उससे शुरुआत की गई। और पुरापादु जो कि शुद्ध नृत्य होता है, इसमें आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि केलीकुट्टू नाम याद रहे आपको, किससे संबंधित है? कथकली से। और पुरापादु नाम याद रहे आपको, कथकली से संबंधित है। केरल के पारंपरिक सोपान संगीत से कथकली संगीत में शुरुआत होती है। ठीक है, ये अष्टपादी का पारंपरिक गायन है। अष्टपादी का जिक्र यहाँ क्यों आ रहा है कि कथकली संगीत में अष्टपादी आपको ध्यान पे रखना है कि गीत गोविंद के संस्कृत भजन हैं अष्टपादी। और किसने लिखा है? जयदेव ने। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। इलाकी अट्टम इसका हिस्सा है। ठीक है, जिसमें कलाकार को अभिनय में अपने सभी जौहर दिखाने का मौका मिलता है। तो इलाकी अट्टम को मोहिनी अट्टम मत समझ लीजिएगा, कथकली की बात हो रही है। इसी दौरान नर्तक चेडियट्टम करते हैं, जिसमें पद्म के शब्दों से कदम ताल मिलाया जाता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ याद रखने मुश्किल होंगे, तो एक आध बार देख लीजिएगा। आइए अब मोहिनी अट्टम के बारे में बात करें। ये केरल का सिंगल डांस है, एकल नृत्य है। ठीक है, व्यवहार माला में मोहिनी अट्टम का जिक्र है। और लिखा किसने? मजमागलम नारायणन नंपुतिरी ने। ठीक है, व्यवहार माला। महान कवि कुंजन नंबियार ने भी इसे लिखा। नंबियार एक समुदाय भी है, तो आपको नंबियार से ध्यान पे रखना है। किसकी बात हो रही है? मोहिनी अट्टम की बात हो रही है। शुरुआत में यह नृत्य मंदिरों में कुछ महिलाएं ही करती थी। वे मंदिर में जो मंत्र जाप होते थे उनके साथ ये डांस किया करती थी। ठीक है, जो महिलाएं मंदिरों में इन डांस को परफॉर्म करती थीं, और शुरू में केवल वही महिलाएं करती थीं, उन महिलाओं को क्या कहते थे? दासी या फिर ताइना गई। ठीक है, इन नृत्यों को कहा जाता है नंगई नाटकम, देसी अट्टम या तेविती चयट्टम। ये सारे नाम याद रखने मुश्किल हैं निश्चित तौर पर, फिर भी कुछ स्ट्राइक कर पाए तो इट्स गुड। ठीक है, नंबियार से याद रखना है। अभी हमने पीछे एक इंफॉर्मेशन देखा है कि महान कवि कुंजन नंबियार ने भी इसे बाद में लिखा। ठीक है, बाद में लिखा। पहले कहाँ? व्यवहार माला में मोहिनी अट्टम का जिक्र है। और इसे किसने लिखा पहले? मजमागलम नारायणन नंपुतिरी ने। बाद में महान कवि कुंजन नंबियार ने भी इसे लिखा। और नंबियार से याद क्या रखना है कि नंबियार एक समुदाय है, और नंबियार समुदाय की महिलाओं को, जो क्षत्रिय महिलाएं हैं, उनको कहते हैं नगियार। ठीक है, ये आज भी इन मंदिरों में इनका प्रदर्शन नियमित रूप से करती हैं। तो नंबियार से क्या बना? नगियार, जो उन महिलाओं को कहते हैं और वो आज भी प्रदर्शन कहती हैं। इन महिलाओं को दासी ताइना गई भी कहते हैं। ठीक है, कुछ राजवंशों के दौरान कुछ बदलाव आए, जो कि हर बार आते ही हैं, हर डांस फॉर्म में आते हैं, लेकिन नट्टू वानर ने इसे फिर से पुराने रूप में लाने का काम किया। इस नृत्य में पारंपरिक पाठन, चोलुकेट्टू, जाति स्वरम, पदवर्णम, पद्म, तिल्लाना और श्लोकम का महत्व है। ठीक है, ये पीडीएफ मिलेगा, इसमें एक आध बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें नहीं, याद रखने वाली चीज़ें हैं।
मोहिनीअट्टम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं देख लीजिए, क्योंकि मुद्राओं पर सवाल एक बार पूछ चुका है, आपको ध्यान पर होगा त्रिभंग पर सवाल पूछा था। त्रिपटक मुद्रा में नृत्य, ठीक है, ये त्रिपटक मुद्रा है। पटक मुद्रा, ठीक है, कटक मुद्रा, ठीक, और अर्धचंद्र मुद्रा। तो एक शब्द अगर पटक याद रखें तो किसकी बात हो रही है? मोहिनीअट्टम की बात हो रही है। और पटक में त्रिपटक, ठीक है, पटक और कटक, ठीक है, और ये है अर्धचंद्र। तो ये सारी मुद्राएं जो हैं मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है, ठीक है। उर्नभ मुद्रा में कमल, इसको उर्नभ मुद्रा बोलते हैं, और ये कमल इस तरीके से बना हुआ है, हाथ से बनाए हैं इन्होंने। और सोची मुद्रा में नृत्य, सोची मुद्रा में नृत्य, ठीक है। तो कौन कौन सी मुद्राएं हो गई मोहिनीअट्टम से जुड़ी हुई? पटक, त्रिपटक, कटक, अर्धचंद्र और उर्नभ और सोची, ठीक है। चलिए ओडिसी नृत्य के बारे में बात करते हैं। 2021 में अपराजित पर्व मनाया गया। ओडिसी नृत्य के बारे में ऐसे भी जान लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य इसके मिलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में, और ये साक्ष्य बताते हैं कि ये 2nd BC के आसपास इस नृत्य का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की दीवारों पर, खास करके जो वहाँ नाट्य मंडप है, मतलब हॉल ऑफ डांस जो है, उसकी दीवारों पर नर्तकियों के चित्र उकेरे गए हैं, और इन नर्तकियों को जो उकेरा गया है ये बेसिकली ओडिसी नृत्य की ही नर्तकियां हैं, ठीक है। इस नृत्य की कुछ विशेषताएं नाट्यशास्त्र में भी बताया गया है और अभिनय दर्पण प्रकाश में भी से लिए गए हैं, ठीक। और अभिनय दर्पण का नाम आ गया तो अभिनय दर्पण की रचना जो की है वो जदुनाथ सिन्हा जी ने की है। महरिष एक वो हैं, ठीक है, इस नृत्य से जुड़े हुए लोग हैं। महरिष समुदाय है बेसिकली, इस नृत्य से सदियों से जुड़े रहे हैं और उनका मुख्य संग्राहक माना जाता है, मतलब रिपोजिटरी मान लीजिए, वो कहेंगे महरिष, ठीक है। इसी समय अब हुआ क्या कि ये जो महरिष थे, ठीक है, ये महरिष बाद में राज दरबारों में लग गए, ठीक है। इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है राज दरबारों में हो गई। जब राज दरबारों में महरिष की समुदाय के लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई तो उस समय इस पूरे नृत्य को काफ़ी नुकसान हुआ, ठीक है। तो जब वो वही समय था जब नुकसान हो रहा था, तो कुछ युवाओं को इसके लिए ट्रेंड किया गया, और ट्रेंड किया गया उन युवाओं को कहते हैं गोतीपुआ। तो डांस करने वाले दो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि महरिष लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इसको सर्व किया है, और दूसरा कि जिस समय वो राज दरबारों में संलग्न हुए उस समय गोतीपुआ करके कहते थे जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था उन्हें, ठीक है। जो एक पूरा आप देखेंगे ओडिसी ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें एक पखावज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गायक तो रहेगा ही, बांसुरी वादक और एक सितार वादक और मंजीरा बजाने वाला। पखावज ये है, ठीक है। इस नृत्य में नाट्य शास्त्र का कड़ाई से पालन किया जाता है, ठीक है। नाट्य शास्त्र में चेहरे का भाव, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। चौक और त्रिभंग, देखिए त्रिभंग पर ही सवाल आया था। बॉडी मूवमेंट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आधारभूत हैं, बेसिक मुद्राएं हैं, चौक और त्रिभंग, ठीक है। और त्रिभंग से यूपीएससी ने सवाल पूछा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है कि आर्ट एंड कल्चर में अभी आप याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ लीजिए, कुछ चीज़ें पीडीएफ में दोबारा से देख लीजिए, हो सकता है कोई सवाल ऐसा मिल जाए। चौक में क्या होता है? यह है चौक, जो बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है। इसमें एक स्क्वायर बनाया जाता है, शरीर के बैलेंस से एक स्क्वायर वर्ग का आकार बना दिया जाता है और अपना बैलेंस इसमें
शो होता है, ये चौक बोलते हैं। और त्रिभंग होता है शरीर को गर्दन, धड़ और घुटनों से मोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये है त्रिभंग। मुड़ा हुआ है, ठीक है, गर्दन से मुड़ा हुआ है, धड़ से मुड़ा हुआ है और घुटनों से मुड़ा हुआ है, ये त्रिभंग है। और चौक में क्या किया गया है, एक स्क्वायर बना दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल 2013 में एक सवाल आया था इस त्रिभंग से। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ठीक है, बहुत सीधा सा सवाल था। अगर त्रिभंग किसी ने नहीं सुना होगा तो उसके लिए मुश्किल होगा, बट जो जानते होंगे, एक पाँव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल था। अन्य शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, मणिपुरी। मणिपुरी लाई हरोबा पर्व और नृत्य से काफ़ी प्रभावित है मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी नृत्य के साथ क्या एक नाम याद रखना है, लाई हरोबा पर्व से ये प्रभावित है। मैबा या मैबी किसको कहते हैं? मणिपुरी में कुछ वर्ड्स याद रखिए, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन सवाल आने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो मैबा या मैबी कहते हैं मुख्य प्रदर्शनकर्ताओं को, यानी कि डांसर्स को। ठीक है, क्या कहते हैं डांसर्स को, मणिपुरी के डांसर्स को? मैबा या मैबी। ठीक है, 15वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ और इसमें नृत्य में राधा और कृष्ण के जीवन को दिखाया जाने लगा। राजा भाग्यचार्य ने इस नृत्य में भी रासलीला को शुरू किया। इसमें 3 प्रकार का नृत्य होता है, रास, संकीर्तन और थांगटा। और संकीर्तन से भी यूपीएससी सवाल बना चुका है। ठीक है, संकीर्तन पर सवाल यूपीएससी में आ चुका है। ठीक, तो इसके 3 प्रकार कौन कौन से हुए? रास, थांगटा और संकीर्तन। ठीक, रासलीला में होने वाले शुद्ध क्रमबद्ध नृत्य को कहते हैं परेंग। संकीर्तन में नर्तक पुंग और करताल बजाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक, ये है पुंग चोलम और ये है करताल चोलम। किससे संबंध है? मणिपुरी से। ये भी सवाल आ सकता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है तो फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलते हैं। लाई हरोबा पर्व का इम्पैक्ट है मणिपुरी नृत्य पर। ठीक है, तो मणिपुर का लाई हरोबा पर्व ये आपको ध्यान पे रखना है। मैबा और मैबी कौन है? डांसर्स हैं। किस डांस के? मणिपुरी डांस के। वैष्णव संप्रदाय का जब डेवलपमेंट हुआ उस समय वैष्णव संप्रदाय का डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या आएगा? राधा और कृष्ण के जीवन को दिखाया जाने लगा। ठीक है, भाग्यचार्य ने इस नृत्य में रासलीला को शुरू किया। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, मणिपुरी में नृत्य में 3 तरह के नृत्य हैं। कौन कौन से नृत्य हैं? रास, संकीर्तन और थांगटा। ठीक है, और अब रासलीला में जो नृत्य किया जाता है शुद्ध क्रमबद्ध नृत्य, उसको क्या कहते हैं? परेंग। तो मणिपुरी नृत्य के भीतर क्या क्या कर लिया आपने? 3 तरह का नृत्य, रास, ठीक है, थांगटा और संकीर्तन। रासलीला के भीतर जो क्रमबद्ध नृत्य होता है उसको क्या कहते हैं? परेंग। ठीक, और संकीर्तन से क्या जुड़ा हुआ है? पुंग चोलम और करताल चोलम। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा, ऐसे ही आप भी ग्राफ कर लीजिएगा। पुंग चोलम ये हो गया एक, और करताल बजा रहे हैं इसमें तो करताल चोलम हो गया, और ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे? मणिपुरी नृत्य से। चलिए 2017 में एक सवाल आया
हाल ही में 2017 के सवाल में क्या आया, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इसमें प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अब आंसर आप ही बता देंगे। पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी सवाल में ऐसे वर्ड्स आ जाएं एकमात्र, तो आप सचेत हो जाइए, उसके फॉल्स होने की संभावना ज्यादा है। जैसे यहां बोला गया है करताल वह एकमात्र वाद्य यंत्र है। अभी आपने क्या देखा, पुंगचोलम और करताल चोलम, यानी दो तो आप यही जानते हैं, तो ये कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको गलत कर दीजिए। गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, बिल्कुल ठीक है। और भगवान कृष्ण के बारे में आपने जान ही लिया कि जब वैष्णव संप्रदाय का उद्भव हुआ उस समय राधा और कृष्ण के जीवन को इसमें दिखाया जाने लगा, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। अब थांगटा के बारे में जानिए। थांगटा बेसिकली कलाबाजी नृत्य है। ठीक है, कलाबाजी नृत्य में क्या क्या दिख रहा है, तलवार, भाला, बर्छा, ठीक है, तलवार, बर्छी आदि का इस्तेमाल होता है इसमें तांडव और लास्य दोनों तरह के नृत्य होते हैं। तांडव मतलब भगवान शिव का नृत्य और लास्य मतलब पार्वती, माता पार्वती का नृत्य। तो दोनों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें सारे बॉडी पार्ट्स के एक्ट पर जोर दिया जाता है, ना कि केवल फेस एक्सप्रेशन और फेस के एक्ट पर। ठीक है, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि इसमें तो पूरे बॉडी पार्ट का ही एक्ट होगा, सिर्फ फेस का तो एक्ट होगा नहीं। तो सभी अंगों के अभिनय पर जोर दिया जाता है, किसमें, थांगटा में। और थांगटा मणिपुरी नृत्य का ही एक पार्ट है। मणिपुरी में शास्त्रीय गायन को कहते हैं नाट। ठीक, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। अब एक देखते हैं सत्रिया नृत्य, जो कि असम का है। ठीक है, सत्रिया नृत्य किससे संबंधित है, असम से। सत्रिया नृत्य बेसिकली सत्र बोलते हैं असम में मठ को, और इन्हीं मठों में इन नृत्यों का विकास हुआ, नृत्य का, जिसको बोलते हैं सत्रिया। ठीक है, तो सत्रिया नृत्य जैसे ही नाम आए, वैष्णव संत शंकर देव जी का नाम आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। ठीक है, शंकर देव जी ने इसकी शुरुआत की, वैष्णव मठों में प्रदर्शन, ठीक है, इनको सत्र कहते थे। और इसमें शंकर देव ने स्थानीय नृत्यों की विशेषताओं को शामिल कर लिया। जैसे असम में ओजपाली और देवदासी ये स्थानीय नृत्य थे, जिनके जो विशेषताएं थीं उनको इसमें शामिल कर लिया। किसने, शंकर देव जी ने। ओजपली नृत्य के 2 प्रकार असम में आज भी प्रमुख हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं। सुखनन्नी, ठीक है, और व्याह गोवा ओज। फिर एक ऐसा बना लीजिएगा चार्ट, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है सत्रिया की। ठीक है, सत्रिया के भीतर किसकी बात हो रही है, ओजपली और देवदासी की विशेषताओं को शंकर देव जी ने सत्रिया में शामिल कर लिया। और ओजपली के 2 फॉर्मेट बहुत फेमस हैं आज भी। उनका नाम क्या है, ब्याह गोवा ओज और सुखनन्नी। ठीक है, अब सुखनन्नी और ब्याह गोवा ओज क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि सुखनन्नी का संबंध है शाक्त पंथ से और ब्याह गोवा ओज का संबंध है वैष्णव पंथ से। कहीं कहीं ब्याह गोवा ओज भी लिखा होगा और कहीं ब्याह भी लिखा होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, ये वाला जो आपको बनाना है अपने कॉपी पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सत्रिया में 2 तरह के लोकल डांस का इम्पैक्ट शंकर देव जी ने कराया, ओजपल्ली और देवदासी। ओजपल्ली के 2 फॉर्मेट आज भी फेमस हैं, कौन कौन से, सुखनसन्नी और
ब्याह गुआ ओज। तो सुख नन्ही जो है वो है शाक्त पंथ से संबंधित और ब्याह गुआ ओज है वैष्णव पंथ से संबंधित। अब आइए, सत्तरिया परंपरा में दो मुख्य धाराएं हैं, ठीक है। सत्तरिया भी लिखा जाता है, कहीं कहीं सत्रिया भी लिखा जाता है, आप सत्रिया मान के चलिए क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ चुका है। सत्रिया में जो दो मुख्य धाराएं हैं वो हैं भवोना, ठीक है, और दूसरी धारा जो है वो स्वतंत्र नृत्य की धारा है। तो सत्तरिया परंपरा में जो दो मुख्य धाराएं हैं उसमें भवोना, जिसमें पाठन गायन भयनार नाच से शुरू होता है और कर्मनार नाच पर खत्म होता है, और दूसरी धारा में स्वतंत्र नृत्य शामिल हैं जिसमें चाली, राजघरिया, ठीक है, झुमरा, नाडू भांगी, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। इन सब चीज़ों को आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की बात नहीं है, जितना याद रह सके उतना ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कोशिश करना है कुछ चीज़ें अपने ग्राफ में कुछ फॉर्मूलाज के ज़रिए याद रखें। देखिए 2014 का एक सवाल है सत्रिया से संबंधित, विख्यात सत्रिया नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो आपने जो पढ़ा उसमें ये इन्फॉर्मेशन गलत है। क्या क्या सही है? संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण और असम के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा। क्या ऑप्शन होगा इसका? 1 और 2, ठीक है। सवाल बहुत आसान से ही आते हैं, इसमें डाउट नहीं है, बस ये है कि कंफ्यूज बहुत करते हैं और याद नहीं रहते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा पीटी 2022 के ठीक पहले, और इसका फ़ायदा आपको अलग अलग पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी मिलेगा। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, जल्द ही लेकर उसे मैं आऊँगा, और आपकी तैयारी अच्छी हो, खूब मन लगाकर तैयारी कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।